नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूके भर्ती घोटाले में आरोपियों की जमानत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। करण माहरा बोले, दोषियों को बचा रही है धामी सरकार। शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विराजमान हुई बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली। अगले 6 महीने तक यही होगी पूजा। गैरसैंण में सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का समापन। गणरत्न नेगीदा के गीतों पर जमकर थिरके लोग। कोटद्वार में बाईपास का विरोध हुआ तेज। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। यूके भर्ती घोटाले में आरोपियों को जमानत मिलने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। धामी सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि धामी सरकार दोषियों को बचा रही है। देहरादून में मीडिया से बात करते हुए माहरा ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही भर्ती घोटालों के आरोपियों के प्रति नरमी बरत रही है, जिससे साफ है कि सरकार की नीयत में खोट है। आपको याद होगा, आपने जिस दिन पहले मुझसे पूछा था, मैंने कहा था कि आरबीएस राउत की गिरफ्तारी जरूरी है और साथ में एसएस राजू की भी, और केस कमजोर करने के पीछे के रीजंस भी मैंने दिए थे। गिरफ्तारी करी गई ताकि लोग शांत हो जाए, लेकिन केस इसलिए कमजोर की गई कि कहीं वो गवाही ना दे दें किसी सफेद पोस्ट नेता के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ। और हमारा शक था एसएस राजू से, आज तक भी सरकार ये नहीं पूछ पाई कि जो उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सफेद पोस्ट नेताओं का दबाव था कि जांच ना हो, उनके नाम ये आज तक एसएस राजू से उगला नहीं पाए। एसएस राजू ने ये भी आरोप लगाया था अपने इंटरव्यू में कि मैं 3 या 4 बार अधिकारियों को इसकी सूचना दे चुका था, लेकिन जांच नहीं बैठी। तो आखिर आरबीएस रावत की गिरफ्तारी और एसएस राजू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूँ ये सब शूटिंग है, कुछ को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि मुख्य ध्येय यह है कि जनता से सफेद पोस्ट नेताओं को बचाना, जनता के क्रोध से उन अधिकारियों को बचाना जिनकी मिली भगत से इतना बड़ा कांड हुआ। हाकम सिंह एक दिन में पैदा नहीं हुआ। हाकम सिंह बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं था, उसका नाम फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में एफआईआर में आया था, तब से नकेल नहीं कसी गई। तो वो कौन लोग थे जिनने संरक्षण दिया, उन तक ये जांच जाएगी ऐसी हमको उम्मीद थी। परंतु जो जिस तरीके से जमानतें मिल रही हैं, हमारी उम्मीद धूमिल हो रही है और जनता अपने को ठगा हुआ महसूस जरूर कर रही होगी। भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। भगवान केदारनाथ की डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचने पर सैकड़ों भक्तों ने स्वागत किया। अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होंगे। इस अवसर पर केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग ने प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग को 6 माह तक केदारनाथ में पूजा करने का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन इस साल की अभी तक युग से यात्रा में तो बहुत संख्या कम आए थे, सबको रिकॉर्ड तोड़ करके इस साल तो सारा देश, हर घर में, हम अनेक स्टेटों में हमने घूमे हैं 6 महीने में, घर में करके हमको केदार जाना है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने गैरसैंण के महचौरी में 3 दिवसीय लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले के समापन के मौके पर शिरकत की। मेले के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि महचौरी पहुंची स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने इस अवसर पर कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। मेले के अंतिम दिन गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल, ब्लॉक प्रमुख शशि फरसवाण, मेला अध्यक्ष सुरेश बिष्ट भी मौजूद रहे। मेला हो रहा है, कृषि मेला है, सांस्कृतिक मेला है, यहाँ के व्यापार मंडल उसको करता है। मैं देखकर बहुत खुश और गदगद हुई। इतना बड़ा मेला छोटी सी जगह पे ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा काम है और करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हमारी सांस्कृतिक धरोहर इन मेलों में ये है और इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं यहाँ आई, अपनी बहनों को यहाँ की जो वेशभूषा है उसमें देखा, नृत्य देखे, गीत देखे, मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं पूरी समिति को, मेले की समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। लोहाघाट
नगर पालिका प्रशासन ने एसडीएम कार्यालय के सामने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा घर घर से कूड़ा उठाने के लिए कूड़ा वाहन चलाए जाने के बावजूद कुछ अराजक तत्वों द्वारा आए दिन एसडीएम कार्यालय के सामने सड़क में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही नगर पालिका प्रशासन में नाराजगी है। लोहाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष गोविंद वर्मा का कहना है कि सड़क में कूड़ा फेंकने वाले लोगों को सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जा रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, लोहाघाट के कुछ स्थानों पर अभी भी हर मोहल्ले में सुबह और शाम गाड़ी जाती है और कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जो कूड़ा डाला जा रहा है तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। मैं समस्त जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि कूड़ा गाड़ी में ही डालें, अन्यथा अब इसके खिलाफ बहुत सारे कानून आ गए हैं और जुर्माना भी बहुत सारा है। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कूड़ा गाड़ी में ही डालें। वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, उनकी फुटेज में आकर के लोगों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के साथ साथ ही चालानी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। खबर जसपुर से है, जहां उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील से वेरीफाई होने के बाद ही धान की खरीद की जाएगी। लोगों के द्वारा ये जो क्रय केंद्र है वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और इसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ रजिस्ट्रेशन यहीं से हो रहे हैं, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक वो वेरीफाई तहसील के द्वारा ना किया जाए तो उसमें धान की खरीद ना की जाए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उनका नंबर अभी तक नहीं आ रखा। और अभी इसके बाद भी हमारे और भी केंद्रों के निरीक्षण किया जाना है। अभी तो इसमें बहुत अनियमितता तो नहीं मिली है, लेकिन अभी बाकी और भी केंद्र हैं उसमें देखा जाएगा। देखिए, पतरामपुर में जो शिकायत मिली थी तो उसमें ये शिकायत थी कि ये देखा जा रहा था कि एक ही राइस मिल को धान बेचा जा रहा था और इसी चीज़ में हम लोग ने अभी जो निरीक्षण किया था उसमें देखा था कि इसमें तो अलग अलग राइस मिलों को गया है। अगर किसी केंद्र द्वारा एक ही राइस मिल को धान बेचा जाएगा तो उसमें जो प्रभारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार में बाईपास बनाए जाने का विरोध तेज हो गया है। एनएचएआई बाईपास विरोध संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज ग्रामीणों ने तहसील परिसर तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान में एनएच 534 पहले से ही अस्तित्व में है, जिसका कोरियों के मुख्य बाजार होते हुए सिद्धबली मंदिर क्षेत्र तक चौड़ीकरण किया जाना था, लेकिन ऐसा करने के बजाय सनेज क्षेत्र के गांव को उजाड़कर बाईपास निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा जानबूझकर बस्तियों को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये NHAI 119 का जो सन्नी से एक राष्ट्रंदन होती हुई जा रही है, हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं। उसी के चक्कर में आज हमारे क्षेत्रवासियों की ADM महोदय द्वारा सुनवाई भी है, जिसके चक्कर में हम इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। उसी का ही आज धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। सरकार का ये दोहरा मापदंड से हम बिल्कुल तरह से सहमत नहीं है। कहीं न कहीं पूंजीपतियों के चक्कर में गरीब जनता के ऊपर ये बाईपास थोपा जा रहा है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। जबकि 119 कोटद्वार जो बाईपास है उसमें हमारे पास पूरी जगह है और कोटद्वार के छोड़ के और जगह भी है जहाँ की कोटद्वार शहर के बीच में से NH निकले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, जिसके कारण हम इस NH का विरोध कर रहे हैं। रुड़की शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ ने प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी के प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि रुड़की शहर में एक ही दिन में 5 जगहों पर चोरी की वारदात होना बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में पुलिस का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों ने जीते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया। उत्तराखंड सरकार के अगर हम काम करने की शैली को देखेंगे तो उन्होंने पुलिस का उपयोग अपने राजनीतिक कार्यों में करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन है वो सुरक्षा देने के बजाय अब केवल भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे काम करता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो एक विभाग के हैं उनके घर पे चोरी हो जाती है। एक हमारे सम्मानित पत्रकार हैं, उनके वाहन को दिन दहाड़े ई रिक्शा में लाद कर चोर ले जाते हैं। उसके बाद उन्हीं पत्रकार के साथ चेन लूट भी हुई है
और दिन दहाड़े चोरियों का इतना एक सिलसिला शुरू हो चुका है, चोरियों का और राजनी का, वो इस प्रशासनिक विफलता को उजागर कर रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से हट रहा है। मेरा एक निवेदन है कि पुलिस प्रशासन राजनीतिक कार्यों में लिप्त होने के बजाय वो देश के प्रति, जो संविधान के प्रति जो शपथ ली है, उसके अनुसार हमारी सुरक्षा करने का काम करे। देखिए, जनता का अगर पुलिस पर दबाव बनेगा तो इन चोरियों और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। केवल पुलिस प्रशासन की इच्छा शक्ति के कारण ही यह नहीं हो पा रहा है। पुलिस चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, और पुलिस ने जो मुख्य काम था, जो झूठे मुकदमे दर्ज कर कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, उसको करने के बजाय ये वो काम करते जिसके लिए वो अपॉइंटेड हैं। उन्होंने हमारी सुरक्षा करने का जो काम था उसको प्राथमिकता देना ज़रूरी नहीं समझा। अगर वो प्राथमिकता देंगे तो निश्चित रूप से कंट्रोल होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सरकार की और प्रशासन की मानसिकता इस तरह की दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित विधायिका अनुपमा रावत जी और हरीश रावत जी ने भी धरना देकर ये साबित किया है कि पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, और किस प्रकार से सत्ता का नंगा नाच पुलिस के कारण से ही, यदि पुलिस बीच में ना हो तो मुझे नहीं लगता किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत होगी कि वो हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दे। लेकिन पुलिस का दुरुपयोग जो किया गया है, पुलिस पे जो विश्वास खत्म हुआ है, आज जनता का और पुलिस का जो संवाद खत्म हुआ है, उसकी परिणति आज ही चोरियों की घटनाओं और लूट की घटनाओं के रूप में सामने आ रही है। आज चोरों और लुटेरों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि पुलिस का ध्यान अब कहीं और है। खबर पिथौरागढ़ जिले से है, जहां के दूरस्थ क्षेत्र धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते ग्रामीण निचले इलाकों में लौटने लगे हैं। दरमा और ब्यास घाटी में भारी बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई है, जिसके चलते तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में बुग्याल में रह रहे घुमंतू भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों के साथ निचली घाटियों में आने लगे हैं। हरिद्वार में जालापुर में नवनिर्मित कॉलोनी को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। जमीन स्वामी के पुत्र सचिन का कहना है कि उनकी जमीन के एक हिस्से में आश्रम बना हुआ है। सचिन का कहना है कि वे दिवाली पर अपने गांव हापुड़ गए थे। इसी दौरान कुछ दबंगों ने उनके आश्रम में अंदर रखे हुए सामान को बाहर फेंक दिया और आश्रम में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर अपने आश्रम पर कब्जा करने का प्रयास किया है। सूचना पर पहुंची ज्वालापुर पुलिस ने जमीन पर हो रहे कार्य को बंद करा दिया है। जमीन की बाबत अब मैं अपने घर गया हुआ था दिवाली मनाने के लिए। मेरे घर पे ये कुछ लोग घुसे, करीब 30-35 आदमी। आज सुबह मैंने 112 पे कॉल भी की, परसों भी की थी। आज सारा सामान दरवाजे तोड़ के सारा सामान निकाला इन्होंने। उसमें मेरे जेवर, पैसे, ज़रूरी कागजात सब ले गए। मेरे नौकरों को बांध के मारा। ये जी एक तो वहाँ पे शशांक है, एक इनके जो ओनर है वो विनोद गोस्वामी है, एक है आपका रविंदर जी, और राम गोपाल है। भूमा निकेतन से राजेंद्र शर्मा है। इस मौके पे पुलिस पहुंची लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं कॉल करता रहा वहाँ से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आ गया नहीं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैंने जाके देखा तो वहाँ सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। वहाँ कोई सामान नहीं है मेरा। पुलिस तो कुछ कह ही नहीं रही। पुलिस तो कहती है कि बस कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल करूँगा जी। चंपावत में पुलिस बल के 2 सर्किलों के मध्य वॉलीबॉल का मैच आयोजित किया गया है, जिसमें एसपी देवेंद्र पीचा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वॉलीबॉल मैच 4 टीमों के बीच खेला गया। इस वॉलीबॉल मैच में दिलवर सिंह भंडारी की टीम विजयी रही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीचा के द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस की व्यस्ततम ड्यूटियों से समय निकालकर सदैव अपने स्वास्थ्य को फिट रखने हेतु समय समय पर इस प्रकार के मैच खेलते रहने और नियमित रूप से योग, प्राणायाम और व्यायाम किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। चंपावत के एसपी देवेंद्र पीचा के दिशा निर्देश पर साइबर ठगों के विरुद्ध चंपावत पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्य से ऑनलाइन ठगी करने वाले 9 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। अलग अलग माध्यमों से 9 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी में ठगी गई 6,04,440 रुपए की धनराशि वापस पीड़ितों के खातों में डलवाई गई है। इसके अलावा 5 मोबाइल अभियुक्तों से बरामद किए गए हैं। एसपी पीचा द्वारा पुलिस टीम को 10-10 हजार रुपए की धनराशि इनाम स्वरूप दी गई है। देखिए, ये कुछ समय से जो साइबर ठगी केसेस हो रहे थे हमारे द्वारा, इसमें तत्काल लगातार इसमें FIR भी लिखी जा रही थी। तो मेरे द्वारा इसमें 2 टीमें, बड़ी टीमें, एक बंगाल और बिहार की तरफ और एक हमने राजस्थान और हरियाणा की तरफ में भेजी थी, जो साइबर ठगों को पकड़ने के लिए जो केसेस हुए उसको वर्कआउट करने के लिए भेजी थी। उसमें
पिछले 10-15 दिनों से उन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम करते हुए 8 केसेस का हमने इसमें खुलासा किया था। 9 अभियुक्त जो थे उनको वहाँ पर गिरफ्तार करके 41 का नोटिस तामील कराया तथा जो हमारे 8 जो पीड़ित व्यक्ति थे जो उनको लगभग 6 लाख से अधिक की धनराशि जो कि लगभग उनकी जो गई धनराशि का 100% ही है वो सारा हमने उनको वापस भी करवा दिया है। तो इसमें जो हमारी टीम थी उसने काफ़ी मेहनत की। बंगाल में एक कोने में, बिहार में कहीं कहीं अलग अलग जगह पे, इवन हरियाणा में नूह में और अलवर में, राजस्थान में, भरतपुर में अलग अलग जगह पे उन्होंने दबिश दे के इस केस को अंजाम दिया है। इस केस को हमने वर्कआउट किया है। तो एक काफ़ी अच्छी सफलता मैं मानता हूँ अपनी टीम की और इसके लिए इसमें हमारी टीम को 10-10 हज़ार रुपये का हमने इनाम की भी घोषणा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।